बहुत समय पहले एक पहाड़ की तलहटी में एक गरीब किसान और उसकी वृद्ध विधवा मां रहते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जो उन्हें भोजन उपलब्ध कराती थी और वे विनम्र, शांत और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। शाइनिंग पर एक क्रूर शासक का शासन था। वह योद्धा तो था, लेकिन स्वास्थ्य और शक्ति के क्षीण होने के विचार से बहुत डरता था। इसी कारण उसने एक कठोर आदेश जारी किया। पूरे प्रांत में सभी वृद्ध लोगों को तुरंत मार दिया जाए। वे बर्बर दिन थे और बूढ़ों को मरने के लिए छोड़ देना कोई असामान्य प्रथा नहीं थी। लेकिन गरीब किसान अपनी वृद्ध मां से गहरा प्रेम करता था और यह आदेश सुनकर उसका हृदय शोक से भर गया। फिर भी किसी ने भी गवर्नर के आदेश का उल्लंघन करने की सोची तक नहीं। इसलिए किसान ने गहरी और निराश भरी सांसें लेते हुए उस समय प्रचलित सबसे दयालु मृत्यु का तरीका अपनाने की तैयारी की। संध्या समय जब उसका दिन का काम समाप्त हो गया, उसने थोड़े से बिना पिसे चावल लिए जो गरीबों का मुख्य भोजन था। उन्हें पकाकर, सुखाकर एक चौकोर कपड़े में बांधा और उसे गले में लटकाया। साथ ही उसने एक लौकी में ठंडा मीठा पानी भर लिया। फिर उसने अपनी असहाय बूढ़ी मां को पीठ पर उठाया और दर्द भरी यात्रा के लिए पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और खड़ा था। संकरे मार्ग पर शिकारी और लकड़हारे की पगडंडियां बार बार काटती थीं। कई बार वह रास्ता भूल गया, उलझन में पड़ा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कोई भी रास्ता सही था। वह अंधाधुंध चढ़ता गया, ऊपर ही ऊपर उस नंगे शिखर की ओर जिसे ओबात सुयामा कहा जाता था, अर्थात वृद्धों को छोड़ने का पहाड़। वृद्ध मां की आंखें अब भी इतनी धुंधली नहीं थीं कि रास्ता न देख सके। उन्होंने बेटे की जल्दबाजी और पगडंडियों के बीच भटकन को देखा और उनका स्नेही हृदय चिंतित हो उठा। उनका बेटा पहाड़ के रास्तों से अनजान था और लौटते समय उसे संकट हो सकता था। इसलिए जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मां झाड़ियों से टहनियां तोड़कर हर थोड़ी दूरी पर रास्ते में गिराती गईं। इस तरह वे चढ़ते गए और पीछे का रास्ता छोटी छोटी टहनियों के ढेर से चिन्हित हो गया। आखिरकार वे शिखर पर पहुंच गए। थका हुआ और दुखी पुत्र ने अपनी मां को धीरे से उतारा और उनके लिए आराम की जगह बनाई। गिरी हुई चीड़ की सुइयां इकट्ठी कर उसने एक नरम गद्दी बनाई और अपनी वृद्ध मां को उस पर स्नेहपूर्वक लिटा दिया। उसने मां के कंधों पर ओढ़ी गद्देदार कोट को और कसकर लपेट दिया और आंसुओं से भरी आंखों और टूटे हुए दिल से अंतिम विदा ली। कंगापती हुई मां की आवाज निस्वार्थ प्रेम से भरी हुई थी जब उसने अपनी अंतिम हिदायत दी। मेरे बेटे, अपनी आंखों को अंधा मत होने देना, उसने कहा। यह पहाड़ी रास्ता खतरों से भरा है। ध्यान से देखना और उसी मार्ग पर चलना जहां टहनियों के छोटे छोटे ढेर पड़े हैं। वे तुम्हें नीचे जाने पर परिचित रास्ते तक पहुंचा देंगे। पुत्र ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर उस रास्ते की ओर देखा, फिर अपनी बूढ़ी सिकुड़ी हुई मां के हाथों की ओर जो उस प्रेम पूर्ण कार्य से खरोंचों और मैल से भरे हुए थे। उसका हृदय भीतर ही भीतर टूट गया और झुककर वह जमीन पर झुक गया और जोर से रोते हुए बोला, ओह आदरणीय मां, आपका प्रेम मेरे हृदय को तोड़ देता है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों साथ ही टहनियों के मार्ग का अनुसरण करेंगे और यदि मरना है तो साथ ही मरेंगे। उसने एक बार फिर अपनी मां को कंधों पर उठा लिया। अब कितना हल्का लग रहा था और चांदनी और छायाओं के बीच से तेजी से नीचे घाटी में अपने छोटे से झोपड़े तक लौट आया। झोपड़ी की रसोई के फर्श के नीचे भोजन रखने के लिए एक दीवार से बंद कोठरी थी जो ढकी हुई और दृष्टि से छिपी हुई थी। वहीं बेटे ने अपनी मां को छिपा दिया। वह उन्हें हर आवश्यकता की वस्तु देता और लगातार चौकसी करता कि कहीं उनका पता न चल जाए। समय बीतता गया और उसे कुछ सुरक्षा का आभास होने लगा। तभी गवर्नर ने फिर एक अनुचित आदेश जारी किया, मानो अपनी शक्ति का घमंड दिखाने के लिए। उसका आदेश था कि प्रजा उसे राख की रस्सी प्रस्तुत करे। पूरा प्रांत भय से कांप उठा। आदेश का पालन करना ही था, लेकिन पूरे शाइनिंग में कौन राख की रस्सी बना सकता था। एक रात बहुत परेशान होकर बेटे ने यह समाचार अपनी छिपी हुई मां को फुसफुसाकर सुनाया। रुको, मां बोली, मैं सोचूंगी। दूसरे दिन उसने बेटे को उपाय बताया, मरोड़े हुए पुआल की रस्सी बनाओ, फिर उसे समतल पत्थरों की कतार पर फैलाकर बिना हवा वाली रात में जलाओ। बेटे ने लोगों को इकट्ठा किया और वैसा ही किया जैसा मां ने कहा था।
जब आग बुझ गई तो पत्थरों पर हर मोड़ और रेशा स्पष्ट दिखाई देता हुआ राख की बनी हुई रस्सी पड़ी थी। गवर्नर युवक की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुआ और उसकी बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसने जानना चाहा कि उसे यह ज्ञान कहां से मिला। हाय हाय, किसान ने पुकारा, सच्चाई बतानी ही होगी। और गहरी श्रद्धा से झुकते हुए उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। गवर्नर ने सुना और फिर कुछ समय मौन में विचार करता रहा। अंततः उसने सिर उठाया और गंभीर स्वर में कहा, शाइनिंग को केवल युवावस्था की शक्ति से अधिक की आवश्यकता है। आह, मैंने उस प्रसिद्ध कहावत को कैसे भुला दिया, जब बर्फ का मुकुट आता है तब बुद्धि भी आती है।